नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। उपचुनाव में चारों सीटों पर हार के अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की ये आखिरी जीत है। तेजस्वी यादव ने 2025 में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पलटवार किया है। बिहार में जो उपचुनाव था ये इन लोग का अंतिम ही जीत है। 2025 के पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। उपचुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी चुनावी मूड में आती दिख रही है। पटना के आरजेडी ऑफिस में बद्दो बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और दावा किया कि 2025 में फिर से बहुमत के साथ आरजेडी की सरकार बनेगी। बिहार में जो उपचुनाव था ये इन लोग का अंतिम ही जीत है। इसके बाद ये लोग जीतने वाले नहीं। तेजस्वी यादव ने 2024 में आरजेडी की जीत को बीजेपी की आखिरी जीत बताया और 2025 में आरजेडी की सरकार बनाने का दावा किया। तेजस्वी यादव के बयान पर जाड़े के मौसम में भी बिहार की सियासत गर्मा गई है। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है। ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला। एक के बाद एक जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ पलटवार किए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के 2025 में सरकार बनाने के दावे पर तंज कसा है। उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे इंडिया या कहीं की आरजेडी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में इंडिया अलायंस के पास थी, जिसे 2024 में एनडीए ने छीन लिया। हार से हताश कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने 2025 में जीत का बड़ा दावा किया है, लेकिन फायदा कितना मिलता है ये 2025 में ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की हार पर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इतनी बार हार हुई है कि वो अपनी हार की पीड़ा को सह नहीं पा रहे। पिताजी हारते हारते लालू प्रसाद जी को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी हार मिली है कि उस पीड़ा को, दर्द को सह नहीं पा रहे। यहाँ मोदी और नीतीश दोनों की जोड़ी है। एनडीए इसी तरह 2005 से लगातार आरजेडी को हराती रही है और आगे भी हराती है। उपचुनाव के परिणाम को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने विवादित बयान दिया है। शक्ति यादव ने कहा कि 4 सीटों पर जीत को लेकर नीतीश सरकार इतरा रही है। यही 4 विधायक एनडीए की सरकार को आखिरी कंधा देंगे। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सत्ता प्रतिष्ठान के नायक को 4 कंधे की अंतिम सलामी थी। किसकी? सत्ता प्रतिष्ठान के नायक को अंतिम सलामी थी 4 कांधे की। 4 लोग बलात् सत्ता के बल पर चुनाव जीते। धन का प्रवाह, तंत्रों की नंगई, दबंगई, अधड़ंगई, ये सब खुल कर करके सामने आया था चुनाव में। और उतना ही नहीं, मंत्रियों ने तो सारे चुनाव आयोग के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा करके काम की। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र चुनाव और बिहार के उपचुनाव में मिली जीत से खुश ललन सिंह ने कहा कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की तरह बम्पर जीत होगी और बिहार में एनडीए 220 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। 2025 का आगाज है। 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यह साबित हो गया महाराष्ट्र में। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कहां गायब थे और क्या वे उपचुनाव में हार के बाद शर्म से सदन में नजर आएंगे। नीरज कुमार के बयान पर सियासत गर्म है।
प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा, अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। 25 नवंबर से बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हर एक विधानसभा सत्र के पहले सवाल ये उठता रहा है कि सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, लेकिन बिहार विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक नया ही सवाल उठा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने पूछा कि मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कहाँ गायब थे और क्या वो उपचुनाव में हार के बाद सदन में नजर आएंगे। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के सदन में नहीं आने को कर्तव्य घोटाला करार दिया। नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। अब ये 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव क्या जीत गए हैं, इठला रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव एक दिन भी विधानसभा की कार्यवाही में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने सवाल भी पूछा था। अब जबकि एक बार फिर 25 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके पहले नीरज कुमार ने इस मुद्दे को उठा दिया है। वैसे आपको बता दें, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन का होगा। 25 नवंबर से शुरू हो रहा सत्र 29 नवंबर को खत्म होगा। इस दौरान 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान किस तरह की बहस और कितना हंगामा होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव पर निशाना साधकर नीरज कुमार ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कल से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर दोनों सदन तैयार है। इसके साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी कर दिए गए हैं। 29 नवंबर तक चलने वाला ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में 4 सीटों पर विपक्ष की करारी हार हुई है। सत्र के दौरान कई विधेयक लाए जाएंगे, जबकि द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल 25 नवंबर से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी सत्र काफी छोटा होगा, क्योंकि 29 नवंबर तक ही ये सत्र चलने वाला है। दोनों सदन के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ विधान परिषद के जो सभापति हैं, दोनों ने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी और सुरक्षा के साथ साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। यानी 5 दिनों के इस छोटे से सत्र में सरकार की ओर से कई विधेयक लाए जाएंगे, द्वितीय अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा और सरकार की ओर से कई विधायी कार्य भी संपन्न कराए जाएंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर एक तरह से कहा जाए कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने और जो विधान परिषद के जो सभापति हैं, उन्होंने इसको लेकर तमाम नेताओं से जो है मंत्रणा ले ली है। और बता दें आपको कि तुरंत, यानी उपचुनाव के परिणाम के तुरंत बाद जो है ये सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सत्र हंगामेदार होने वाला है, ये चर्चा हो रही है। और इसके साथ साथ बाकी और कई मुद्दे हैं, यानी 5 मुद्दों पर जमकर हंगामा हो सकता है। इसके अलावा बाकी और मुद्दे हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि कानून व्यवस्था, शराब से हुई मौत, स्मार्ट मीटर, जमीन सर्वे और इसके साथ साथ शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हो सकता है, जिसको लेकर दोनों सदन के जो सदस्य हैं वो तैयारी कर लिए हैं। और इसको लेकर विधानसभा और विधान परिषद में भी एक तरह से मंत्रणा हो गई है। और जो सुरक्षा की बात करेंगे, त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी, क्योंकि विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उसका परिणाम सामने आया है और 4 सीट पर एक तरह से एनडीए की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चुनावी नतीजों के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अचानक मध्य प्रदेश के दतिया शक्तिपीठ पहुंच गए। दोनों ने वहां मां बगलामुखी की पूजा की, हाथ जोड़कर माता की आराधना की। बड़ा सवाल ये कि आखिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दतिया सिद्धपीठ क्यों गए थे। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव और बिहार में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सभी नेता चुनाव नतीजे का विश्लेषण करने में जुट गए हैं, हार और जीत का हिसाब लगा रहे हैं। इसी दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अचानक विशेष विमान से मध्य प्रदेश के दतिया शक्तिपीठ के लिए रवाना हो गए।
आखिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दतिया शक्तिपीठ क्यों गए? अब आप ये तस्वीर देखिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी दतिया शक्तिपीठ मंदिर में देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। दोनों शक्ति पूजा में लगे हैं। मां बगलामुखी देवी की आराधना कर रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद भगवान से क्या मांग रहे हैं? चुनावी नतीजों के बाद लालू और तेजस्वी की क्या मुराद है जिसे पूरी करने के लिए दतिया शक्तिपीठ गए? माता की पूजा के बाद तेजस्वी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम लोग आज दतिया पधारे हैं और आदरणीय हमारे पिता भी यहाँ आए हैं साथ में। माँ का आशीर्वाद देने आए हैं ताकि माँ शक्ति दे, ताकि और लोगों की सेवा जो है हम लोग अच्छे से कर सकें। विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाला जो 25 का चुनाव है बिहार में, वो हम लोग जीतेंगे। ये पहली बार नहीं है कि लालू प्रसाद सिद्धपीठ गए हैं। लालू प्रसाद तांत्रिक बाबाओं के पास जाते रहे हैं। पारिवारिक और राजनीतिक परेशानियों से लड़ने के लिए वो ऐसा करते रहे हैं। दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ, मां बगलामुखी देवी और धूमावती देवी का मंदिर है। माना जाता है कि जब कोई बड़ी समस्या आती है तो यहाँ विशेष पूजा की जाती है। यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए भी आराधना की जाती है। लालू फैमिली ने भी यहाँ विशेष पूजा की और माता से मन की बात कही। न्यूज़ 18 के लिए मध्य प्रदेश के दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस लाइब्रेरी की चर्चा आसपास के शहरों में हो रही है। लाइब्रेरी से करीब 12 गांव के युवाओं को किताबें मिल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। एक लाइन से आगे बढ़ते और लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करते छात्र, व्यवस्थित तरीके से रखी किताबें और शांतिपूर्ण माहौल में पढ़ाई करते युवा। ये तस्वीर उसी लाइब्रेरी की है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में की थी। गोपालगंज में स्थित इस लाइब्रेरी का नाम प्रयोग लाइब्रेरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात एपिसोड में गोपालगंज की लाइब्रेरी का जिक्र किया है। गोपालगंज के यह वही लाइब्रेरी है जिसकी चर्चा आसपास की शहरों में होती है। यहाँ 100 से अधिक छात्र और छात्राएं प्रतिदिन लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए पहुँचते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में गोपालगंज की लाइब्रेरी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइब्रेरी से समाज में बड़ा बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में खुले लाइब्रेरी से आसपास के कई शहरों में चर्चा होने लगी है। लाइब्रेरी खुलने से आसपास के 12 गाँव के युवा भी पुस्तकें पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। गोपालगंज के 12 गाँव के छात्रों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लाइब्रेरी के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। यहाँ आने से हमको मतलब पुस्तकें मिल जाती है जो हमारे योग्य हैं। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो पुस्तकें हमें मतलब मार्केट से खरीदनी पड़ती थी वो यहाँ मतलब हमें फ्री में प्रोवाइड होती हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारे लाभ मिल जाती है, जैसे यहाँ हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं कंपटीशन वाला, और यहाँ माहौल ही बहुत ही अच्छा है, शांति है और यहाँ बढ़िया से पढ़ पाते हैं हम लोग। इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि यहाँ सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध होती हैं। वैसे गरीब परिवार के छात्र जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, उनके लिए ये लाइब्रेरी किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि शहर से लेकर आसपास गांव के छात्र इस लाइब्रेरी में आकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वहीं पीएम की तरफ से लाइब्रेरी का जिक्र किए जाने पर छात्र भी काफी खुश नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। वक्फ को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासत गर्मा गई। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड कानून बनाए हैं। हालात ये हैं कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। पीएम के बयान पर मुस्लिम मौलानों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पटना में संविधान बचाओ राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, वक्फ को लेकर कोई भी फैसला मुस्लिम समाज ही करेगा। वक्फ मामले में केंद्र सरकार दखलंदाजी कर रही है।
मोदी जी ने, वो बड़े आदमी हैं, मेरे मुल्क के वजीर आज़म हैं, उन्होंने तकरीर की है और उसके अंदर ये फरमाया है कि वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वजीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है, हमारे दीन का दीन है। मुझे हैरत है कि मोदी जी हमारे मजहब के बारे में फैसला करते हैं कि वक्फ के अंदर वक्फ का जिक्र दस्तूर के अंदर। अरे बाबा, दस्तूर के अंदर मजहब इस्लाम को, हर अक़लियत को अपना मजहब कबूल करने का इख्तियार आज़ादी के साथ है। ये हमारा मजहब है, वक्फ हमारा मजहब है। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया। बिहार में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं आरा में जेडीयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। सम्मेलन में पार्टी का अंतरकलह भी सामने आ गया। मंच पर मंत्री अशोक चौधरी, सुमित कुमार सिंह, सांसद कौशलेंद्र कुमार और पूर्व मंत्री भगवान कुशवाहा के सामने ही कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। मंच पर भाषण देने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बिहार में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। नगर थाना के सुंदरपुर खरौना गांव में बोलेरो और बाइक सवार शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी शराब तस्करों पर गोलियां चलाई। इस घटना में गृह रक्षा वाहिनी के एक जवान के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस की गोली से एक शराब कारोबारी भी घायल हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बोलेरो पर लदे 44 कार्टन शराब को बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सुंदरपुर खरौना मार्ग से भाग रहे बोलेरो एवं बाइक सवार शराब कारोबारी द्वारा छापेमारी के क्रम में फायरिंग किया गया। अपराधियों द्वारा फायरिंग से छापेमारी टीम में शामिल मध्य निषेध थाना शिवहर के एक गृह रक्षक के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ एक राउंड फायरिंग किया गया है। मुक्त घटना में शामिल 2 शराब कारोबारी को एक शराब लदे एक बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच आपको किशनगंज से बड़ी खबर बताते हैं। एनएच 327 पर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक कार से टकरा गई। हादसे में महिला समेत 4 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। हालांकि ड्राइवर मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया है। तो किशनगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताएं एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एनएच 327 पर हादसा हुआ है। कोई जानकारी नहीं मिला, मगर हम लोग उधर गश्ती में थे तो आए, उधर बोला कि जो एक्सीडेंट हो गया है, तो आए तो देखे कि जो ऐसे क्षतिग्रस्त होने गाड़ी। कितने आदमी घायल हुए, अभी क्या हुआ उसका स्थिति? 4 आदमी है घायल। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट तो गाड़ी टकराया, गाड़ी से हुआ। बेगूसराय में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मटिहानी के जेडीयू विधायक राम कुमार सिंह शादी समारोह में मेरे रश के कमर तेरी पहली नजर गाना पर गाते नजर आए और इस वीडियो को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता और पूर्व मेयर संजय सिंह ठुमके लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रतनपुर आवास पर मेयर पिंकी देवी के सुपुत्र की शादी समारोह के दौरान विधायक खुद को गाना गाने से रोक नहीं पाए। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां एक गाड़ी से पिस्टल लहराते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रोड पर कुछ युवक गाड़ी से पिस्टल लहराते हुए मस्ती कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने जांच कर बताया कि ये वीडियो शिकारपुर थाना का है और अपहरण मामले में संबंधित ये वीडियो है। वीडियो में दिख रहे पिस्टल समेत पप्पू पटेल और मुन्ना की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।